दोस्तों, अयोध्या में एक फूल बेचने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी कांटों से भरी हुई थी। 40 किलोमीटर दूर से वह रोज़ फूल के गट्ठर को लेकर बसों के धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती है और लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती थी और उसके बाद शाम को फिर बसों के धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचती है और इस तरीके से वो अपने परिवार के 7 लोगों का पेट पालती थी। दोस्तों, एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे अपने फूल लेकर दौड़ रही थी उनको बेचने के लिए। तभी वह एक लड़के का चेहरा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह उस लड़के से छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो लड़का स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसता है और सरयू नदी के तेज़ बहाव में गहराइयों में जाता है तो दोस्तों उस लड़की की चिंता बढ़ जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका वह पति होता है जो पिछले 4 सालों से उस लड़की को छोड़ रखा था। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सटे सुल्तानपुर ज़िले की। दोस्तों, उस लड़की का नाम कविता होता है और लड़के का नाम दुर्गेश होता है। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई है। तो ऐसे में एक लड़का जिसका नाम दुर्गेश होता है, अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर होता है, नई कार लेता है और खुद 3 दोस्तों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए प्लान बनाता है। दोस्तों, वो लोग 20 फरवरी 2024 के दिन सुबह सुबह अयोध्या के लिए रवाना होते हैं और उसके बाद उनका प्लान होता है पहले जाएंगे सरयू जी में स्नान करेंगे और उसके बाद अयोध्या में घूमेंगे। इसी बहाने वह जो नई गाड़ी लिया था उसका पार्टी वगैरह भी करने का मन था। तो ये चारों दोस्त जब अयोध्या में पहुंचते हैं, गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक पहले वह सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, जैसे कि पैसे मांगने वाले, पूजा कराने के लिए पंडित जी लोग और इसके अलावा फूल बेचने वाले भी लोग उनके पीछे लग जाते हैं। दोस्तों, जो कविता होती है वह भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। जब वह दुर्गेश और उनके दोस्तों को देखती है तो उनके पीछे लग जाती है कि साहब फूल ले लो भैया, फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर दीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपको सरयू माता आशीर्वाद देंगी। इस तरीके से जब वो उसके दोस्त और उसके पीछे लग जाती है तो उसका दोस्त रुक जाता है। वो उससे कहता है कि कितने का फूल आप दे रही हैं। दोस्तों, कागज़ की प्लेट में थोड़ा सा फूल रखी हुई थी। वह बोली, सर ये 5 रुपए का है। तो बोलता है, ऐसे ऐसे मुझे 4 जगह दे दो। अब वो फूल निकाल रही थी तो कविता से कहता है कि फूल पत्ती डालना सरयू जू में अलाउड नहीं है क्या? वो बोलती है, हाँ भैया अलाउ है। दोस्तों, हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन अब उसे फूल बेचना था, यही उसकी रोजी रोटी थी, तो कहती है हाँ भैया अलाउ है। अब वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है कि अरे भाई फूल तो ले लो यार। अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और कविता उनमें से दुर्गेश का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसको देखते ही वह गायब हो जाती है, छुप जाती है और दुर्गेश भी उसका चेहरा देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। वह 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के एकदम किनारे पहुंच चुका था। वो तुरंत वापस आता है और उसको कविता को उसकी नज़रें ढूंढने लगती हैं, लेकिन कविता जो है वह फूल देने के बाद गायब हो चुकी थी। अब उसका दोस्त जो है जेब से 10 रुपये निकालता है और जब देने लगता है तो देखता है कि कविता वहाँ से गायब थी। वो कहता है, अरे यार वो फूल देने वाली कहाँ चली गई, बताओ, पैसे लेना भूल गई। अब जो दुर्गेश होता है उसे लगता है कि यार ये कविता थी या फिर आँखों का कोई भ्रम था या फिर कोई धोखा था। वो फिर भी उसको इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कविता कहीं नज़र नहीं आती। वो कहता है, यार उसको ढूंढो, अरे उसके पैसे दे दो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार यहीं खड़े रहो, 5 मिनट बाद उसको याद आएगा तो आ ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, सैकड़ों लोगों की भीड़ में वो भी तब जब कोई आपसे छुप रहा हो, किसी को ढूंढना कहाँ मुमकिन है। कविता वहाँ से जा चुकी थी और उसके बाद एक दोस्त कहता है, अरे चल ना यार, 40 रुपए की तो बात थी, उसे याद आएगा तो आ जाएगी, चल स्नान करते हैं।
अब दोस्तों उसके बाद वो लोग अपना कपड़ा निकालते हैं, एक तख्त पर रख देते हैं और यह चारों दोस्त सरयू जी में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के अंदर जोश खरोश कुछ ज़्यादा ही था। ये धीरे धीरे और गहराइयों में चले जाते हैं, क्योंकि किनारे जो पानी था वो लोगों के हलचल से थोड़ा मटमैला हो चुका था। तो साफ़ पानी में जाकर वो लोग नहाना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था। और दोस्तों ये सब जो कविता थी वो वहाँ से उनके और पास आती है और छुपकर दुर्गेश को निहारने लगती है, क्योंकि 4 साल बाद उसको देख रही थी। दोस्तों दुर्गेश को देखती है, छाती भर पानी में वो चला जाता है। तो जैसे होता है कि अपनों के लिए चिंता होने लगती है, यही हाल कविता का भी होने लगता है। वो दुर्गेश को लेकर चिंता करने लगती है और तभी एक लड़के से कहती है कि इधर आ बाबू, उन लोगों को बोल दे कि ज़्यादा पानी में न जाए, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, वो लोग किनारे पर ही नहाए। दोस्तों लड़का ज़ोर से कहता है, वो कहता है भाइयों इतनी गहराई में मत जाओ, नदी का बहाव बहुत तेज़ है। तो कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उसकी बात सुनकर, लेकिन दुर्गेश जो है वह वहीं खड़ा रहता है, बल्कि वो और गहराई में जाता है। अब लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन जो कविता थी उसकी टेंशन बढ़ जाती है। वो खुद गांठ भर पानी में चली जाती है और ज़ोर से दुर्गेश को आवाज़ लगाती है कि आपको मना किया जा रहा है तो आप इतने पानी में क्यों जा रहे हो। दोस्तों जब दुर्गेश कविता की तरफ देखता है, उसका चेहरा देखता है, गांठ भर पानी में खड़ी होकर वो एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए दुर्गेश को और गहराई में जाने के लिए मना कर रही थी। तो दोस्तों दुर्गेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देखकर कविता भी रोने लगती है और बंधे हुए गले से कहती है कि आप और इधर आ जाओ ना, उतनी गहराई में क्यों जा रहे हो नहाने के लिए। सारे लोग यूँ तो कविता को देखने लगते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं वह भी कविता की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों जिस पत्नी को दुर्गेश 4 सालों से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, अभी भी उस पत्नी के दिल में दुर्गेश के लिए इतना प्यार था। यह देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देख के उसके दोस्त जो हैं वह घबरा जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको संभालते हैं और कहते हैं ये तो फूल बेचने वाली लड़की है, क्या तू इसे जानता है कि ये कौन है। तो ये कहता है कि यार यही तो मेरी पत्नी है, जिससे मैं 4 सालों से अलग रह रहा हूँ। 4 सालों के बाद मैं इसे देख रहा हूँ। तो एक दोस्त कहता है, अरे यार मैं तो सोच रहा था कि ये अपने पैसे मांगने के लिए आ रही है और इस तरीके से कह रही है। दोस्तों वो कहता है नहीं यार ये मेरी पत्नी है जो फूल बेच रही थी। अब दोस्तों उसके दोस्त भी हक्का बक्का रह जाते हैं, उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। वो कविता को देखते हैं, एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए घुटने भर पानी में खड़ी थी। एक के मुंह से निकलता है कि अरे यार भाभी जी हैं। दोस्तों वो वहाँ से आता है तो कविता भी रो रही थी, उसको संभालता है, कहता है भाभी जी मत रो, यहाँ पर इतने लोग हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोस्तों सैकड़ों लोगों की भीड़ में इनकी एक अलग कहानी हो गई। वो उसको संभालता है और उसके बाद दुर्गेश को बुलाता है, यार चलो या तो किनारे आ जा, बाद में नहा लेना। दोस्तों वो लोग दुर्गेश को लेकर आते हैं। कविता उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो उसके बाद ये लोग उन दोनों को समझाते बुझाते हैं। समझाने के बाद, चुप कराने के बाद कहते हैं कि भाभी जी अब आप भी चलिए स्नान कर लीजिए। लेकिन वो मना करती है, कहती है मैं तो सुबह ही आती हूँ, यहाँ पर नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही मैं फूल बेचती हूँ, तो मेरे कपड़े गीले हैं, मैं नहीं नहा सकती। दोस्तों वो नहीं नहाती। तो उसके बाद दुर्गेश और कविता का घुटने भर पानी में तमाम फ़ोटो ये लोग खींचते हैं दुर्गेश के मोबाइल से। और उसके बाद ये लोग नहा के बाहर निकलते हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। तभी एक 12-13 साल का लड़का आता है और कविता से कहता है कि दीदी फूल ख़त्म हो गया है, दो ना। 3-4 लोग वहाँ पर हैं, उनको मैं ले जाकर फूल बेचूं। दोस्तों कहती है कि जा बाबू उधर पन्नी में है, उसमें से ले ले। दोस्तों उसके बाद वो लड़का चला जाता है। अब ये लोग कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद एक दुकान पर जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। कि नए घाट पर एक होटल सा था, वहाँ पर एक कोने में बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठने के बाद चाय वगैरह पीते हैं। दुर्गेश जो है कविता से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, तुम यह काम कब से कर रही हो, क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। उसके बाद दोस्तों जो कविता कहानी सुनाती है उसको सुनने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों फरवरी 2019 में दुर्गेश और कविता की शादी हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में, बारातियों में, घरातियों में मारपीट हो जाता है। मारपीट इतना भयंकर होता है कि डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा मामूली सा झगड़ा, धीरे धीरे एकदम विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों में चोटें लगती हैं
कविता के घर वालों को, गांव वालों को और दुर्गेश के घर वालों को और बारातियों को नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी किए बिना ही बारात लौटने वाली थी। लेकिन जब कुछ समझदार लोग बीच में पड़ते हैं तो किसी तरीके से शादी होती है। लेकिन शादी के बाद जब कविता अपने ससुराल जाती है तो दुर्गेश के घर पर उसको वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसकी वह हकदार थी। शादी के अगले ही दिन उसके माता पिताजी, उसकी बहनें उसको ताने देना शुरू करती हैं। तरह तरह के इल्ज़ाम जो है उसके घर वालों पर लगाने लगते हैं। एक हिसाब से उस गांव का बदला कविता से ये लोग लेने लगते हैं, जिसको सुनते सुनते कविता तंग आ जाती है। लेकिन किसी तरीके से उस घर में रहती है क्योंकि जो दुर्गेश था वो कविता से बहुत प्यार करता था और इसलिए वह वहाँ पर अपने ससुराल में 6 महीने तक सबकी बातें सुनती रहती है, सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। दुर्गेश की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, अच्छी खासी चलती थी, बहुत सारे पैसे थे, एक हिसाब से वो लोग अमीर थे। और कविता के जो पिताजी थे वह मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। दोस्तों, कविता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए इन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन वह गरीब थी तो इसलिए उसे 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। अब दोस्तों 6 महीने बीत गए। इस बीच में कविता 1-2 बार अपने मायके गई, ससुराल आई। लेकिन 6 महीने के बाद वह जब अपने मायके जाती है तो उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है, उसको कोई लेने नहीं गया। दुर्गेश को भी मना कर दिया गया कि अब वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, तुम्हारी शादी होगी। संदेशा भिजवा दिया गया कि भाई तुम अपनी लड़की का देख लो, हम अपने लड़के का देख लेते हैं। अब दोस्तों 6 महीने के बाद उसके पिताजी जो मुंबई में काम किया करते थे वही इकलौते उस परिवार के पालन करता थे। उनकी जो है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस वजह से पूरा परिवार समझो अनाथ हो जाता है। उस परिवार में अब उसके दादा दादी, उसकी माता, उसकी बहन जो 18 साल की थी और जिस समय उसकी शादी हुई थी तो कविता की वो 21 साल की थी। और उसके 2 भाई थे जो कि एक 12 से 13 साल का था और एक भाई 8 से 9 साल का। कुल मिलाकर 7 लोग रहते थे। लेकिन उसके पिता की मौत होने के बाद दोस्तों कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, इतनी बदतर स्थिति हो जाती है कि इन लोगों को जीने खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। सरकार राशन देती थी लेकिन उस राशन के अलावा भी बहुत सारे खर्चे थे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त गरीबी आ गई थी। कविता क्या करती, उस घर की सबसे बड़ी वह लड़की थी। दोस्तों वह दिन रात चिंता में रहने लगती है कि अपने परिवार का कैसे पेट पाले। उसकी माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी लेकिन उससे गुजारा नामुमकिन था। और इधर जो उसके ससुराल में जिसका पति होता है, जो दुर्गेश होता है, वह एक और मेडिकल स्टोर खोल लेता है क्योंकि उसने भी मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी। मेडिकल स्टोर खोल लेता है, उसका भी मेडिकल स्टोर अच्छा खासा चलने लगता है। एक उसके पिताजी चलाते हैं और एक वो चलाने लगता है। तो दोस्तों उन लोगों का तो ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इधर जो कविता की हालत ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों 2022 आ जाता है, आखिरी महीना चल रहा था, तभी जो है कविता के घर पर एक व्यक्ति ऐसे चला जाता है जो कि अयोध्या से घूमकर गया हुआ था। तो कविता ने अपने नल पर बहुत सारे फूल लगा रखे थे, वह सारे खिले हुए थे। अब दोस्तों वो व्यक्ति उन फूलों को देखकर कहता है कि अरे यार, अयोध्या में इतने महंगे फूल हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ पर ले जाकर बेच दो तो कम से कम 40 से 50 हज़ार मिलेंगे। अब दोस्तों वह कहकर तो चला गया, लेकिन कविता के दिल में यह बात बैठ गई। वह अगले दिन सुबह सुबह सारे फूल तोड़ लेती है और अपने एक छोटे से भाई को लेकर, जो उस समय 12 से 13 साल का हो चुका था, उसको लिवा कर अयोध्या की तरफ चली जाती है। सरकारी बस पकड़ करके वहाँ पर जाती है। दोस्तों लेट हो चुका था लेकिन फिर भी जो 10-15 किलो फूल थे उसको उसने 4000 में बेचा। शाम को आई तो बड़ी खुश हुई और उसके बाद लेकिन जो घर पे जो फूल थे वह सारे ख़त्म हो चुके थे। उसने पता लगाया कि फूल कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों उसका एक भाई था जिसकी उम्र 12 से 13 साल हो चुकी थी, वो गया मंडी में पता लगाने की फूल मिलता कहाँ है। दोस्तों उसके बाद वह रोज़ 20 से 25 किलो फूल खरीद लाता था और इधर जो कविता थी उसका छोटा भाई था, ये लोग उन फूलों को बस पर लादते और उसके बाद सुल्तानपुर से जाकर अयोध्या में बेचते थे। तो 1 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से और लोग आने लगे तो इनके फूलों की और खपत बढ़ गई, जिससे कि 10 किलो फूल और ज़्यादा बेचने लगे थे ये लोग। दोस्तों ये लोग 2000 से 2500 का जो फूल खरीदते थे वह अयोध्या में ले जाकर 5 से 6 हज़ार में बेच देते थे। अब सब कुछ काट कर रोज़ 1500 से 2000 बच जाता था, लेकिन इसके लिए सुबह 5 बजे उठते थे और शाम को घर पे 6 से 7 बजे पहुंचते थे। लेकिन फिर भी जो है इनके परिवार का पेट पलने लगता है। दोस्तों यही सब करके उस परिवार का गुजारा हो रहा था। कविता बहुत ही खूबसूरत थी,
तो ज़माने की नज़रों से बचने के लिए वह खुद को बहुत सामान्य दिखाती थी, एक नॉर्मल सी साड़ी पहनती थी। 25 साल की उम्र में वह खुद को 45 साल की तरह दिखाती थी और अपने भाई को भी अपने साथ में रखती थी ताकि उसे कोई कुछ न कह पाए, ताकि रास्ते में भी उसको कोई परेशान न करे। और रोज़ की तरह उस दिन भी वह नदी पर फूल ही बेच रही थी। जब दुर्गेश को वह देखती है और दुर्गेश उसको देखता है, अपनी कहानी बताने के बाद कविता रोने लगती है, दुर्गेश भी रोने लगता है। सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उसके दोस्त बोलते हैं कि दुर्गेश तू बता यार, इसमें तू बता कि भाभी जी की कहाँ पर गलती है, इनसे कौन सी गलती हो गई जो तुम लोगों ने इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिए, तुम लोग इनको छोड़ दिए, क्या गलती है इनकी, तू बता, तू तो पढ़ा लिखा आदमी है। अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपनी बहनों को डांटना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को इस तरीके से छोड़ रखा है। वो लोग कहते हैं कि अब जो है आज से तू संभल जा, अब जो है भाभी जी को लेकर अपने घर चल। दोस्तों जो सारे दोस्त थे उसके कोई एमआर था, कोई मेडिकल का होलसेलर था, तो इस तरीके से वह भी अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन कविता जाने से मना कर देती है। वह बोलती है अपने परिवार का मैं ही पेट पालती हूँ, मैं ही पेट भरती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे जिएगा। मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है इस साल, तो अब मेरे परिवार का क्या होगा, मैं नहीं जा सकती। लेकिन जो उसके दोस्त थे उन्होंने कहा आप अपने परिवार की टेंशन मत लो, आपका जो भाई है 15 से 16 साल का हो चुका था, बड़ा वाला, उसको हम अपने पास रखेंगे, उसको हम अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाभी जी इतना टेंशन मत लो, अब आप इतना मत सोचो, अब आप भाभी जी इतना टेंशन मत लो, अब आप इतना मत सोचो, आपने बहुत मेहनत कर लिया, इतना तो कोई कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों उसके बाद वो लोग और उस दिन अयोध्या रुक जाते हैं और दुर्गेश और उसका एक दोस्त कविता और कविता का भाई जो वहाँ पर था, ये चारों लोग जाते हैं सुल्तानपुर कविता के घर पे। जब उसके घर वाले देखते हैं दामाद जी को हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी बात पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है, ये लोग ऐसे ऐसे इन लोगों की मुलाकात हुई है। दोस्तों उसके बाद एक तरह से वहाँ से नॉर्मल सी उसकी विदाई होती है। वो लोग फिर अयोध्या आ जाते हैं। उसका दोस्त अपनी भी गाड़ी मंगा चुका था और फिर इन दो गाड़ियों में ये सारे लोग बैठकर अमेठी दुर्गेश के घर जाते हैं। उसके घर वाले देख के हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब उसके दोस्त उसके पीछे खड़े थे। उनको सबको समझाया। दोस्तों दुर्गेश अपने परिवार को पाकर बहुत खुश हुआ, अपने दोस्तों को लाख लाख धन्यवाद देता है और उसके बाद ये दोनों पति पत्नी अब बहुत ही आराम से रह रहे हैं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि इनके जीवन में अब कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए और ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और